मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो मेन पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें दो चीज़ें हमने पढ़ी। एक तो फैराडेज एंड लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया और दूसरा क्या, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ मूविंग कंडक्टर, या कह सकते हो उसको मोशनल ईएमएफ। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ रखा है उसका कंक्लूजन ये है कि द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लेट्स टू द जनरेशन ऑफ एन ईएमएफ विच अपोजेस द कॉज। मतलब कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी क्लोज लूप के अराउंड, उसमें एक ईएमएफ डेवलप होगी और वो ईएमएफ अपने कॉज को अपोज करेगी और उसका जो भी रीज़न हो उसको अपोज करेगी। दैट रीज़न में बी द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द रीज़न में बी द चेंज इन मैग्नेटिक करंट। तो द रीज़न ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक करंट विल बी डिस्कस्ड ओवर हियर। ठीक है, तो आज हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए, म्यूचुअल से ही साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे दो चीज़ों की बात होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बेसिक सर्किट्स हैं। एक तो ये है आपका, थोड़ा सा इसको और हम वाइड बनाने वाले हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये एक ऐसा सेटअप है जिसमें हम लोग, ये आपका रियोस्टैट है और ये आपका एक डीसी वोल्टेज सोर्स है माइनस प्लस, और यहाँ पे हमने एक की लगा रखा है। की किस लिए लगाते हैं? ताकि जब चाहे हम तब सर्किट को ओपन या क्लोज कर सकें। ठीक, यहाँ पे तो ये अरेंजमेंट हो गया और इसी के जस्ट बगल में हमने एक दूसरा अरेंजमेंट बना रखा है जिसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, सिर्फ एक कॉपर कॉयल है या कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल की कॉयल है और एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जब भी जिस सर्किट में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है उसमें करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होकर उसको बताएगा, उसकी डायरेक्शन भी बताएगा, और अगर डायरेक्शन पलटता है तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी पलटता है। ये हम लोग मान जाते हैं, समझ जाते हैं इस चीज़ से। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, की ओपन थी तो कोई मसला नहीं हो रहा था। जैसे ही हमने की क्लोज किया, क्या किया, देखिए इसके पहले पे भी हम लोग पढ़ेंगे की ओपन, आपका जो फ्लक्स था, फ्लक्स क्या था, जीरो था। जैसे ही हमने की को क्लोज किया यहां पे तुरंत एक आई करंट दौड़ने लगा पूरे में, यहां से आई दौड़ने लगा। और ये बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो यहाँ पे इस करंट फ्लो होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। थोड़ा सा जूम करके बना रहे हैं एक तरह से, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्टेड होगी ऐसे। अब आप लोग एक बात यहाँ पे ये गौर कर सकते हो कि इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें टच हो रही हैं। तो द मोमेंट वी विल टच द की, at that moment the current will start flowing in the circuit, due to which the magnetic field suddenly is established. The magnetic field is established suddenly. तो देखिए पहले तो फ्लक्स जीरो था, फिर अचानक से कुछ फ्लक्स हो गया। तो क्या हुआ, इस वाले लूप के अराउंड एक फ्लक्स में चेंज आया। क्या आया, इस वाले लूप में एक फ्लक्स में चेंज आया। अब जीरो से किसी एक डेफिनेट वैल्यू पे पहुंचा मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई इनिशियली जब की ओपन थी कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था तो कोई मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था। जैसे ही की क्लोज किया एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई करंट फ्लो होने की वजह से, जो कि यहाँ पे आई। तो इनिशियली जीरो था, कुछ वक्त के बाद उसका एक डेफिनेट अमाउंट में करंट फ्लो हुआ, उसी से एक मैग्नेटिक फील्ड बनी और उसी से फ्लक्स डेवलप हुआ। उसी को तो फ्लक्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो यहाँ पे ओवरऑल देखो जीरो से एक सर्टेन वैल्यू पे आ गया। तो ये जो फ्लक्स में चेंज हुआ इसकी वजह से इसमें एक ईएमएफ डेवलप हुई और इसकी वजह से इसमें एक करंट फ्लो हुआ। ठीक, अब देखिए क्या होगा कि जैसे मान लो हमने की को फिर से ओपन कर दिया तो फिर से खट से जीरो। भाई अभी मान लो ऐसे है, कुछ नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है।
जीरो है, की ओपन है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट जीरो है। जैसे ही ऑन किया जुप ऑन हो गई, यहाँ टच होने लगा, फ्लक्स में चेंज हुआ। तो बार बार हम की ऑन ऑफ करेंगे तो बार बार इसकी अक्रॉस फील्ड लाइंस चेंज होंगी भाई, एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेंगे, फिर जीरो, मैक्सिमम वैल्यू जीरो, जीरो मैक्सिमम। तो बार बार ये फील्ड लाइन चेंज होने की वजह से क्या होगा, इसके अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। क्योंकि फैराडे लॉ ने क्या बोला है, फैराडे लॉ ने यही बोला है कि जब भी किसी क्लोज लूप के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएंगे, उस क्लोज लूप में एक करंट डेवलप हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, जिसके बाद में करंट फ्लो कर जाएगा। देखिए, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा कि अगर मान लो हमने रेजिस्टेंस को घटा दिया तो इसका करंट अचानक से बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और दूर जाएंगी। मतलब हमने करंट रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट घटा, रेजिस्टेंस बढ़ाया करंट घटा, रेजिस्टेंस घटाया करंट बढ़ा। तो बार बार रेजिस्टेंस में चेंज करेंगे तो करंट में चेंज आएगा, और करंट में चेंज आएगा तो फील्ड लाइंस बार बार ऐसे 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 बार बार ऐसे से होगी। तो क्या हो रहा है, इसके अक्रॉस फील्ड लाइंस में फ्लक्स चेंज होगा, तब भी इसमें क्या हो जाएगी, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। ओवरऑल इस लूप के अराउंड चाहे जीरो से एक फाइनाइट वैल्यू तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहुंचे तब भी ईएमएफ डेवलप होगी, चाहे हम बार बार करंट चेंज करें, क्योंकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, या कहें कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके करंट के, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स। तो बार बार करंट चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब दो हो सकता है, या तो करंट, देखो बस मान लो ऐसे पहला करंट मान लो एक आर वैल्यू पे हमने इसको सेट कर दिया, तो यहाँ पे ऐसे फ्लक्स सेटअप हो गया, उसमें टच हो रहा है, ठीक। हमने करंट घटाया, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाया, तो ये करंट ऐसे हुआ। बार बार इसके अक्रॉस फ्लक्स क्या होगा, बार बार चेंज होगा, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगी, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो द फिनोमिना ऑफ induction of an EMF in a closed loop due to the change in magnetic flux around the another loop which is kept just nearby it, ठीक। तो यहां पे हम एक चीज समझेंगे, जैसे मान लो इस वाले टर्मिनोलॉजी में नंबर ऑफ कॉइल्स N1 है, इसका फ्लक्स मान लो φ1 है, और इसमें करंट कितना जा रहा है, I1 जा रहा है। मान लो दूसरे वाले में क्या हो रहा है, इसमें भी एक करंट जाने लगा I2, इसमें I1 जाएगा, और इसमें पहले वाले कॉइल में I1 जाएगा, दूसरे वाले कॉइल में I2 करंट जाएगा। तो अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लो N है, N2, और फ्लक्स कितना है मान लो φ2 है। तो एक बात बताओ, इसमें आने वाला टोटल फ्लक्स किसके करंट पे डिपेंड कर रहा है, पहले वाले के। पहले वाले का करंट क्या है, देखिए I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ, याद रखिएगा। तो इसमें जो भी करंट डेवलप हो रहा है वो इसके करंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसका करंट ज़्यादा तो फ्लक्स ज़्यादा, करंट कम तो फ्लक्स कम, बार बार कम ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा इसमें। तो इसका टोटल फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले वाले के करंट पे। तो यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि N2 φ2 मतलब टोटल फ्लक्स अराउंड लूप 2 या सेकेंड अरेंजमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन दी फर्स्ट कॉइल। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, N2 φ2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा MI1। ये बात आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। अगर हम M की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो हमें पता चलेगा, I1 को नीचे भेज देंगे तो M बराबर कितना हो जाएगा, N2 φ2 अपॉन I1। फ्लक्स देखो N तो नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो इसको बोलते हैं वेबर पर एम्पियर्स, और इसी को एज अ होल बोलते हैं हेनरी। इसको डिनोट करते हैं H से, और इसको वेबर पर एम्पियर्स। और M आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इतना आप लोग नोट करें, फिर हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, इसे जल्दी से नोट करें। हाँ, तो अब हम लोग स्टूडेंट्स आएंगे अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज योर सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। चलिए, सेल्फ इंडक्टेंस में एक ही कॉइल होता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको बीच में बनाए ताकि इसके फ्लक्स को हम आसानी से दिखा सके बिना किसी कंफ्यूजन के, आप लोगों को कंफ्यूजन ना होने पाए। जैसे मान लीजिए ये आपका एक कॉइल है,
और यहाँ पे पूरा करंट डेवलप करने वाला एक सेटअप लगा रखा है, मतलब कि करंट को हम कम ज़्यादा कर सकें इसके लिए रियोस्टैट लगा रखा है। और यहाँ पे हमने एक की लगा रखा है ताकि हम जब चाहें सर्किट को ओपन या क्लोज कर सकें। मान लेते हैं इसका, अभी रहने दो, इसको बाद में करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह मेंशन करना था। जब की ओपन थी, क्या था पहला केस हमारा, की ओपन। तो जब की ओपन थी तो क्या होगा, नो करंट, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा इस क्लोज लूप के अराउंड, 0। दूसरा केस हमारा कि जब हमने की को क्लोज कर दिया, की क्लोज्ड, तो फ्लक्स की एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई, फ्लक्स की एक कोई डेफिनेट वैल्यू मिल गई हमको, ठीक है। अब आप समझिए, जब हमने की ओपन किया तो क्या था, जब की ओपन थी तो सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था, और जैसे ही की क्लोज किया एक करंट फ्लो होने लगा। तो जब की ओपन थी तो करंट 0, तो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड भी 0, और जैसे ही की क्लोज किया एक करंट डेवलप हुआ, करंट डेवलप होने की वजह से इसमें करंट फ्लो होने लगा। मान लो ये घूम फिर के पूरा आई करंट फ्लो हो गया पूरे में, तो करंट डेवलप होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, और फील्ड लाइंस को ही क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो ओवरऑल इसका फ्लक्स 0 से होके एक किसी फाइनाइट वैल्यू पे आया, तो इस लूप के अराउंड क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ। फिर हमने की ओपन कर दिया, फिर से 0 हो गया, मतलब एक तरह से ऐसे हो रहा है, जुप 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 जुप, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ठीक। तो बार बार इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसके खुद के बार बार करंट चेंज होने की वजह से इसमें बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, जिसकी वजह से बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इसमें खुद एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसमें खुद एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगी जो एक्चुअल वोल्टेज सोर्स को अपोज करेगी, क्योंकि सारे फसाद की जड़ तो यही है, क्योंकि यही तो करंट डेवलप कर रहा है, बार बार रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है, तो ये करंट बार बार चेंज कर रहा है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं। तो द फिनोमिना इन विच the EMF is induced in the coil due to change in the current itself। तो मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लो n है और फ्लक्स क्या है, फाई है। अब मान लो हम रेजिस्टेंस घटा बढ़ा रहे हैं, मान लो हमने रेजिस्टेंस अचानक से बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट क्या होगा, सिकुड़ गया, और रेजिस्टेंस अचानक से घटा दिया तो करंट जूम बड़ा हो गया। तो बार बार ऐसे बार बार करंट कम ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, यहाँ पे बार बार फ्लक्स चेंज होगा इस कॉल के अराउंड। और फैराडे लॉ के हिसाब से क्या है कि जो भी फ्लक्स किसी भी क्लोज लूप के अराउंड अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ डेवलप होगी जो मेन कॉज को, मेन जड़ को पकड़ के क्या करेगी, अपोज करेगी। तो ये अपने ईएमएफ का अपोज करेगा जो जहां से ये डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि नेट फ्लक्स इन द कॉइल इटसेल्फ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन इट, क्योंकि सारे फसाद की जड़ क्या है, करंट है, और करंट से डेवलप हो रही मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से डेवलप हो रहा है जिस मैग्नेटिक फील्ड को ही हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक। तो एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, एन फाई प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा एल, और एल बराबर आई को नीचे भेज दो तो एन फाई अपॉन आई आ जाएगा, और इसकी यूनिट क्या बनेगी, एन तो नंबर है, फ्लक्स क्या होगा, फाई भी कर लो, चलो फाई ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो अंडरस्टूड है, वेबर पर एम्पियर, या इसको हम लोग कहते हैं हेनरी, इसको हम लोग बोलते हैं हेनरी, कैपिटल लेटर में एच से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट वही होगी जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की थी, और एल आपका क्या होगा, एल होगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 4 में। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।